शुरू किया था और हम ने एक छोटा सा पहले 2 चैप्टर्स जो थे इनऑर्गेनिक के उनसे एक छोटी सी शीट आपको बनाकर दी थी और उसके पहले 5 वो क्वेश्चंस रिव्यू किए थे बातों में जो बेसिकली ज्यादा इंटरप्रेटिव थे, थोड़ी सी सोच उसमें ज्यादा लग रही थी, लेकिन उसके बाद अगर आपने घर पे करने की कोशिश की है तो रिलेटिवली दे वर स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम पहले इनके जवाब बताते हैं फिर अपना काम शुरू करते हैं। नंबर 6 से कंटिन्यू करना था। Which property decides the order of these elements in the periodic table? Periodic table में कौन सी प्रॉपर्टी के हिसाब से एलिमेंट्स को ऑर्डर किया गया है? क्या वो उनका मास है, masses of their atom, number of electron in the outer shell, the number of neutrons in the nucleus, or the number of protons in the nucleus? So it is the number of protons in the nucleus which is called atomic number. ठीक है, उसका ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है डी। इसके बाद है द प्रोटॉन नंबर ऑफ इंडियम, एक एलिमेंट है विद एटॉमिक नंबर इज 49। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड ऑफ इंडियम? देखिए अब यहाँ पर एक साथ हमारे ऊपर जो पहाड़ तोड़े गए हैं उनमें सबसे पहली बात यह है कि आप इंडियम का एटॉमिक नंबर देखकर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जिससे ये हिसाब लगाएं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द लास्ट ऑर्बिट, और फिर उससे हिसाब लगाएं कि व्हाट शुड बी द चार्ज ऑफ इंडियम, और फिर उसे ऑक्सीजन के साथ मिलाकर उसका फॉर्मूला बनाएं। तो क्रिस क्रॉस मेथड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे मामला इसमें अप्लाई हो रहे हैं। तो इंडियम का एटॉमिक नंबर अगर 49 है तो पहला टास्क सही कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। जिन लोगों को कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है उनको ये भी अंदाजा होगा इस 3d10 तक आते आते 30 हो जाते हैं 30। अब उसके बाद है 4p6, ये हो गया 36, 5s2 38, 4d10 48 और 5p1 49। सो अब 5p1 का मतलब है इसका लास्ट ऑर्बिट 5th है और उसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। 5p1 p1 पे जो एलिमेंट आता है वो ग्रुप 3a का होता है। ग्रुप 3a का मतलब ये है कि लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन। तो इंडियम 3 इलेक्ट्रॉन अगर किसी के लास्ट ऑर्बिट में हो तो वो क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके +3 का चार्ज बनाता है। ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, तो ये बनेगा अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है, इसमें जो बात की गई है वो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आप सोचिए मैं इस पर्टिकुलर तरीके से कितने सवाल बना सकता हूं। आई कैन पिक एनी एलिमेंट ऑफ एनी एटॉमिक नंबर, यू फर्स्ट राइट द कॉन्फ़िगरेशन, देन डिसाइड कि ये +1 वाला चार्ज बना रहा है, +2 बना रहा है, +3 या -1 -2 व्हाटएवर, ये चीज भी आपको इसी चैप्टर में सिखाई गई। और फिर व्हाई ओनली ऑक्साइड, मैं उसके बाद कोई भी फरमाइश कर सकता हूं कि अगर ये एलिमेंट फला एलिमेंट से मिले तो बताइए क्या फॉर्मूला होगा, तो क्रिस क्रॉस मेथड भी अप्लाई हो जाएगा। अब ऑक्सीजन एक बहुत ही कॉमन एलिमेंट था, एवरीबॉडी नोस कि उसका चार्ज -2 है। क्लोरीन एक इंतहाई कॉमन एलिमेंट है, सबको पता है उसका चार्ज -1 है। तो मैं किसी के भी साथ इसे मिलाकर आपसे पूछ सकता था कि व्हाट शुड बी दी फॉर्मूला। तो इस तरह एक ही सवाल में काफी सारी चीजें एग्जामिन हो जाती हैं। सो दिस इज द आंसर व्हिच इज बी। यहाँ इसके हिसाब से देखा जाए तो इस बी। फिर हमने कहा व्हिच एलिमेंट इन द टेबल इज लाइकली टू बी ए ट्रांजिशन मेटल। अब ट्रांजिशन मेटल के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स चैप्टर 1 में पढ़े जाते हैं, अभी हमने पढ़े हुए हैं अगर हमारे जहन में हो, जिसमें अगर ये हमारे इल्म में नहीं है तो अब हमारे इल्म में आ जाए कि मेटल्स एस ब्लॉक में भी हैं, मेटल्स पी ब्लॉक में भी हैं और मेटल्स डी और एफ ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स भी हैं। मेल्टिंग पॉइंट के एतबार से ये जो ट्रांजिशन मेटल वाले हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। एस ब्लॉक नॉर्मली ऐसे मेटल हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट थोड़े कम होते हैं, पी ब्लॉक के भी ज्यादा होते हैं और डी ब्लॉक के सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसलिए पहली बात तो तय हो गई कि इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे। तो अभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, डी वाला फोटोस्टेट ही नजर हो गया है, तो इसलिए घबराए नहीं हम, क्योंकि वो था भी गलत। तो वो अगर आप चाहें तो अपने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए लिख लें,
ऑप्शन डी में मेल्टिंग पॉइंट लो था और कलर ऑफ द क्लोराइड व्हाइट था। तो ये ऑप्शन था भी गलत भरा, वो फोटोकॉपी वाले ने कहा छोड़ो बच्चों को कहाँ दिखाते रहेंगे, उड़ा दिया। ये पूरी साजिश है जिसके ताने बाने जो है वो हम जोड़ रहे हैं, जैसे ही पता चलेगा छोड़ेंगे नहीं इसको, क्यों उड़ाएंगे थोड़ी होगा। तो अब आपने पहला ऑप्शन देख लिया हाई। दूसरी कौन सी बात ऐसी है जो स्ट्राइक करती है? ट्रांजिशन मेटल की सबसे इम्पोर्टेंट खूबी है उसके कंपाउंड रंग बिरंगे होते हैं, कलरफुल होते हैं। क्या क्लोराइड, क्या ऑक्साइड और क्या नाइट्राइड कोई भी हो कलरफुल होंगे। तो अब उन्होंने आपको उसी में एक ऑप्शन दिया कलर ऑफ द क्लोराइड और दे दिए कलर। तो अब आपने देखना है कि व्हाइट वाला तो हो ही नहीं सकता, तो वो ऑप्शन तो वैसे ही निकल गया है। एक ब्लू है एक ग्रीन है, लेकिन जो ग्रीन है उसमें मेल्टिंग पॉइंट लो है। तो इस तरह ऑप्शन ए जो है वो हमारी सारी बातों पर पूरा पूरा उतरता है। तो मेरा ख्याल है उसी को वाटर कूलर दे दिया जाए, मतलब वो सही जवाब होगा। Which statement about the alkali metals is true? अब alkali metals ग्रुप 1A के मेटल्स को कहते हैं, मेरे ख्याल में इसमें भी कोई इशू की बात नहीं है। ये कहना कि दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद ग्रुप 7 एलिमेंट्स इंतहाई गलत बात है, क्योंकि ग्रुप 1 और ग्रुप 7 दो वो ग्रुप है जो सबसे ज्यादा आइडियल ग्रुप है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। 1A से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके 7A में जाता है। सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। दे फॉर्म ऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। ये अल्कली मेटल पानी से जब मिलते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड बेस बनाते हैं, ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। Their melting point decreases on descending group 1 and their reactivity is decreasing on descending group 1। अच्छा, अब ये हम और तफसील के साथ एस ब्लॉक में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी अब तो वैसे ही हम रिव्यू कर रहे हैं, तो इसमें हम आपको ये बता दें कि ग्रुप 1 के मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हुए कम होते हैं और उनकी रिएक्टिविटी बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है कि उसने कहा कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हुए। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट अल्कली मेटल का जो टॉप वाला एलिमेंट है लिथियम, उसका होता है। फिर सोडियम का कम, फिर पोटेशियम का कम, फिर सीजियम का और कम, फिर फ्रांसियम का, इस तरह डिक्रीज होता चला जाता है। और रिएक्टिविटी में रिवर्स है, लिथियम रिलेटिवली लेस रिएक्टिव है, सोडियम उससे ज्यादा है, पोटेशियम उससे ज्यादा है, रुबिडियम उससे ज्यादा है, सीजियम उससे ज्यादा है। तो ये दो वो बातें हैं जो शायद अभी हमें इतनी अच्छी ना पता हो कि हमने अभी एस ब्लॉक नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन ये इतना ज्यादा तस्कर आएगा कि ये आप अपना नाम भूल जाएंगे, ये नहीं भूल पाएंगे। थैंक यू बेटा। अच्छा, अब है two elements in the same are in the same group of the periodic table, which property will be the same for both the element? अगर हम ये कहें कि दो एलिमेंट ग्रुप में एक ही ग्रुप में मौजूद हैं, तो आपके ख्याल में उनकी कौन सी बात सेम होगी? क्या उनका चार्ज ऑन देयर आयंस सेम होगा? क्या उनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी? उनके मेल्टिंग पॉइंट सेम होंगे? देयर रिएक्टिविटी विद वाटर और एसिड सेम होगी? तो ए होगा, जब एक ही ग्रुप में एलिमेंट है तो उनके लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इससे उनका चार्ज सेम हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ छूटते ही कहा कि P1 पर जिसकी कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है वो ग्रुप 3A का है, और ग्रुप 3A के जितने भी एलिमेंट हैं सबका चार्ज +3 है। फ्रॉम बोरॉन टू इंडियम सब एक जैसे हैं। फिर हमने कहा the element with a proton number 12 has similar chemical properties to the element with proton number। तो यहाँ पर हिसाब ये आ रहा है कि आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 12 वाले की, तो वो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2। तो जिसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और वो ऑर्बिट इस तरह की जिसके बाद भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ग्रुप 2A का होगा। सही है ना, ये ग्रुप 2A का एलिमेंट है। तो अब बाकियों में देखिए कौन ऐसा है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही खत्म हो रही है। अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। हाँ, थोड़ी देर के बाद, टेंशन नहीं लेते। अभी मैं जो याद कर गया हूँ पहले वो हो जाए। ऐसे मैं खुद भूल गया तो फिर कौन बताएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेते, बिल्कुल भी नहीं। ये भूल गया, तुम समझते ही है इस बात। अरे बाबा, कोई आदमी की याद करके आया हुआ उसको थोड़ी कोई पता है। इसमें एक ट्रिक है छोटी सी, और वो ट्रिक ये है
कि अगर कोई बच्चा ऐसे लकीर का फकीर बन जाए कि जिसकी कॉन्फ़िगरेशन S2 पे खत्म होगी, बस वो आ गया, तो एटॉमिक नंबर 2 वो कौन है? 1s2। तो क्या 1s2 को मैं ग्रुप 2 में डाल सकता हूँ? हम सबको ये एक्सेप्शन याद है, ये नोबेल गैस है, इसके लास्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि इसका लास्ट ऑर्बिट पूरा भरा हुआ है, सो इसको डालने की गलती नहीं करेंगे। अगर हम ऑप्शंस पे देखेंगे 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, this is the perfect match, तो 20 is the answer। ये क्वेश्चंस थे चैप्टर 1 से, मेनली पीरियोडिक टेबल्स को हम कहते हैं, जो वाहिद चैप्टर है इनऑर्गेनिक में जिसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल का अच्छी खासी कॉन्सेप्चुअल चीजें हो गई, सोचना भी पड़ा, थोड़ा इंटरप्रिटेशन करनी पड़ी, लेकिन इसके बाद अब है मुकम्मल तौर पर फैक्चुअल हिसाब। तो ये मॉडल के तौर पर हमने 4 सवाल हाइड्रोजन से उठाए, जिसमें कॉन्सेप्ट कहीं काम नहीं आएगा, काम आएगी ये बात कि हाउ केयरफुली यू हैव स्टडी द चैप्टर ऑफ हाइड्रोजन। उसमें जो मालूमात दी गई है एग्जैक्टली आपकी किताब वाली, वही हमें फॉलो करनी है। तो इस हिसाब से which isotope of hydrogen contains 2 neutrons? अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। उसमें से प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सो आवर आंसर इज ट्राइटियम, दिस इज ऑप्शन सी। बेरिलियम फॉर्म्स, हमें याद आएगा बेरिलियम और मैग्नीशियम दो एलिमेंट हैं जो पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, तो यहाँ इस हिसाब से बेरिलियम फॉर्म्स पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, विच इज लास्ट ऑप्शन डी। फिर नाइट्रोजन कंडेंस टू लिक्विड एट, दो चीजों के कंडेंसिंग पॉइंट चैप्टर नंबर 2 में आए, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक नाइट्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड बनता है और नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड बनता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर हमने कहा आयनिक हाइड्राइड्स और क्या होते हैं? सॉलिड, थर्मली स्टेबल, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑल ऑफ दीज। तो गौर फरमाए तो ये सारी खूबियां आयनिक सॉलिड्स में होती हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज द लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जब हमने ये शीट आपको दी थी तो मैंने कहा था ये प्री एग्जामिनेशन है, ये सोचकर नहीं दी गई है कि ये टॉपिक हमें आते हैं। हमने एक रैंडम चेक किया है कि आपको कितना अभी से आता है और आपको ये अंदाजा दिलाने की कोशिश की है कि हम में से ज्यादातर वो बच्चे हैं जो यहीं से चैप्टर 1 और 2 पढ़ भी चुके हैं, याद भी कर चुके हैं। तो उसके बाद उन्हें कैसा लगता है कि क्या उस याद किए हुए स्टफ से पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई या हुई। तो ये इस बात का इशारा है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन चेंज होने से तैयारी के तरीके भी चेंज होते हैं और हमें बड़ा गौर व फिक्र करके और चालाकी के साथ वही स्टफ है जो हम थ्योरी के लिए याद कर रहे हैं, उसके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कैसे जोड़ना है ये हम देख रहे हैं। अच्छा, अब हमने लास्ट वीक आपको बता दिया था कि द प्लान इज टू गो थ्रू दी सेकेंड ईयर। उसमें हमने जो बात अभी भाई कहने की कोशिश कर रहे थे वो हमें 2 दिन पहले फजर की नमाज के बाद बाबा जी ने बता दी। ये बड़ा मेरे पे अल्लाह का करम है कि आने वाले मसाइल जो हैं मुझ तक पहले पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने मुझे सोने जैसी लगा उठा दिया, सो लो, अब नमाज पढ़ ली, अब तो सोने दो भाई, क्या ये से लड़ता ही रहूंगा क्या, मैं सोऊंगा नहीं क्या? तो बाबा जी का नहीं, एक मसला। तो उस मसले के तहत हमने कहा कि जो वक्त हमारे पास है, क्योंकि अभी एक तो कुछ पता है नहीं किसी को भी, हम सब अंधेरा में ही कामों को यहाँ आ रहे हैं। तो पेपर कब होंगे आपके, इसके लिए कम अज कम अप्रैल तो नहीं है, ये तो तय हो चुका। एक डेट पहले ये दी गई थी कि आपके इम्तिहान रमजान के बाद जून में मई में होंगे और अब दूसरी डेट दी गई है कि नहीं वो जून या जुलाई में होंगे। तो चूंकि ये हमें नहीं पता, सो वी हैव नो आइडिया हाउ टू प्लान दी प्री एग्जाम डेज फॉर द प्रिपरेशन, क्योंकि हमारी ये तैयारी जो संडे संडे हो रही है ये टोटली डिपेंड करती है इस बात पर कि आपके थ्योरी के एग्जाम कब होंगे और हम उस एग्जाम से कुछ पहले तक आपको बुलाएंगे। उसके बाद ऐसी बात है उन एग्जाम्स के लिए ऑफ करनी पड़ेगी क्लासेस,
तो वो नंबर ऑफ संडेज अभी अनसर्टेन इस लिहाज से है। तो तय ये किया हमने कि हम सिर्फ सेकेंड ईयर ही ना कराएं, बल्कि कुछ ऐसे टॉपिक भी इन दिनों फर्स्ट ईयर्स के कराएं जिनका ताल्लुक सेकेंड ईयर की बातों से है और जिनसे सेकेंड ईयर को भी सपोर्ट मिलेगी और इस बहाने कुछ चीजें फर्स्ट ईयर की होंगी ताकि बच्चे को ये ना आए यही चीज थ्योरी में पढ़ना है, ये चीज यहाँ भी पढ़ना है। तो उसमें फौरी तौर पर हम सब ने यही तय किया कि वो टॉपिक चूज किए जाएं। तो वो फौरी तौर पर यही टॉपिक सामने आया कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल में धड़ल्ले से लिखते चले जाते हैं तो ये टॉपिक दरअसल हमारा फर्स्ट ईयर का था। जब हमने थ्योरी में ये पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पढ़ा था तो भी इसके पहले मैंने ये सारा रिवाइज कराया था कि आपको ये कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। अब यहाँ पर हम इसमें एक स्टेप और आगे जाएंगे और वो एक स्टेप क्या है कि ये टॉपिक था चैप्टर नंबर 3 ऑफ फर्स्ट ईयर का। उस पूरे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में जहां से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले टॉपिक शुरू हुए थे वहां से उस चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल चीजें आई। उससे पहले सारा रट्टा था, एक्सपेरिमेंट ही एक्सपेरिमेंट थे। अच्छा, हम चाहेंगे कि ये पूरा हिस्सा हम तफसील से डिस्क्राइब करें, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के साथ साथ, क्योंकि उसूलन भी ये सिर्फ दुनिया में पाकिस्तान और कराची बोर्ड वाहिद है जिसने ये स्ट्रेटजी रखी है कि कॉन्फ़िगरेशन के सारे टॉपिक हम फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं और पीरियोडिक टेबल सेकंड ईयर में पढ़ाते हैं। सारी दुनिया में ये होता है कि जैसे ही आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाते हैं साथ में पीरियोडिक टेबल आया था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। तो हम ऐसा ही करेंगे और उससे एक और फायदा ये होगा कि अगर हालात ऐसे ही रहे जैसे कि चल रहे हैं तो ये जो भी मेरे सामने पलंदा कागज का लाया गया था ये इस क्लास का नहीं था, बाहर वाले भी बुक लाए हुए हैं, अगली क्लास का था लेकिन वो घबरा गया, उनको नहीं अभी चाहिए। तो ये बहरहाल वो सिलेबस है जिससे इस साल वाले बच्चे जो इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर ओवरलैप हो गया है। तो बाहर आवाज नहीं लग रही है, नए वाले पुराने वाले पुराने वाले अच्छा अभी लग जाए। वो अभी पता नहीं यहाँ कोई नया वाला पुराने वाले में मिक्स तो नहीं हो गया भाई? नहीं हुआ, बस अल्लाह का शुक्र है। तो वहाँ फिल्ट्रेशन चल रही है, वो नए वाले पुराने वाले इधर उधर हो जाते हैं। तो वो अभी तक उन बेचारों का पेपर नहीं हुआ है और उन्हें ये भी नहीं पता है कि उनका पेपर होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, कब होगा, अगर होगा तो हम क्या करेंगे, नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हमें फॉर्म जमा कराना है या नहीं कराना है, फॉर्म जिसने जमा करा दिया वो क्या करेगा और जिसने नहीं कराया वो क्या करेगा। फॉर्म में वो वाउचर नहीं आ रहा तो वो अब कैसे फीस जमा करा, जिसका वाउचर आ गया उसने फीस जमा करा दी लेकिन उसे नहीं पता कि पेपर कब होगा तो वो क्या करेगा। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब हम आज जाकर दे रहे हैं जबकि हमें कुछ भी नहीं पता जवाब। आसान नहीं है, वो बातें बतानी पड़ती जो खुद नहीं पता। ये कमाल है होगा, अल्लाह माफ करे, जन्नत पे कैसे जाएंगे। तो ये वो सिलेबस है और इस सिलेबस के अगर ये हो गया जिसकी उम्मीदें ज्यादा है, ये पीएमसी वालों का है, तो इसमें उन्होंने कुछ चीजें जैसे कम की हैं, फायदा ही हुआ है भारत। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के पूरे चैप्टर में से उन्होंने यही रखा है जो मैं आपको पढ़ाने का प्लान है। तो हमें बहरहाल फायदा इंशाल्लाह इसका यूं बनेगा कि अगले साल तक अगर ये रहा इंशाल्लाह तो फिर हम उसका फायदा उठाएंगे। बहरहाल ये देख लेते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं छोटी सी ब्रीफिंग, अब हम सही मायनों में अपनी बातों का आगाज करते हैं। चैप्टर 1 जो है पीरियोडिक क्लासेस के, इसमें 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में थी हिस्ट्री ऑफ मेकिंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हिच इज प्योर फैक्चुअल, और दूसरे हिस्से में था फिर कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कैसे बना, व्हिच इज अ बिट कॉन्सेप्चुअल। तो हम जल्दी से, क्योंकि हिस्ट्री वाली बातों पर हमें वैसे भी कोई इशू नहीं है और हम उस पर इतना वक्त भी नहीं लगाना चाहते। तो अब पढ़ने का तरीका ये है कि आपको ये जहन में रखना है, स्ट्रॉन्ग रीडिंग है जब हम फैक्चुअल चीजें पढ़ते हैं, रट्टे नहीं चाहिए आपको, क्योंकि जवाब गिवन होगा, आपने कुछ लिखना नहीं है, आपने लिखे हुए को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। सो सबसे पहली बात, हिस्टोरिकल अटेम्प्ट of making of periodic table। तो जो अटेम्प्ट बहुत हुए हैं जिसमें उल्टे सीधे हमने तुक्के मार कर पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसमें जो सक्सेसफुल, और या यूं कह लीजिए जो हमारी किताब में, हम तो सिर्फ उसी से कंसर्न करेंगे क्योंकि ये बात आपकी बारी में भी आ जाएगी
ये जो अभी इन बच्चों को जाके बताना है ना, ये पर्चा बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो उनके तमाम परेशानियों का सद्देबाप कर देगा। इसमें बहुत क्लियरली इन्होंने लिख दिया है कि बावजूद इसके कि हम पूरे पाकिस्तान का इकट्ठा पेपर ले रहे हैं, तो जो जिस बोर्ड से ताल्लुक रखता है उसके सिलेबस से चीज कम तो हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। तो कोई भी ऐसा टॉपिक अगर उनके सिलेबस में है जो फर्ज कर लें कराची बोर्ड में नहीं है, तो वो टॉपिक पेपर में नहीं आएगा। ये उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन कर दिया है, जिससे बड़ा सुकून होने का उम्मीदें हैं। तो इसलिए हमारे लिए फिर वही बात आ गई, द बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुक से बाहर कोई चीज नहीं आएगी। ये पहले भी इस बात का बड़ा सख्त एहतमाम होता था कि अगर फर्ज कर लें कोई एक आधा सवाल ऐसा आ गया तो क्वेश्चन हर हाल में कैंसिल होता था। और ये अब उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि इस साल जब बच्चे पेपर देंगे तो पेपर के फौरन बाद उन्हें क्लेम फॉर्म मिलेगा कि अपने पेपर में अगर उन्हें कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा लगा है कि उनके ख्याल में ये सिलेबस से बाहर था, उसका नंबर मेंशन करके क्लेम कर दें। अगर वो बात सही होगी, जैसी बात है, अगर वो ऐसा होगा तो एक बच्चे ने थोड़ी सीख दिया होगा, सबने किया होगा, तो फिर वो पेपर में से कैंसिल किया जाएगा। यानी उन्होंने इतना सख्त एहतमाम किया है कि हम इसमें बहुत केयरफुल हिसाब रख रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बन गया, क्योंकि अभी तक आखिर तक ये मुसीबत हमें रही है। बच्चे हैं ना, परेशान ज्यादा होते हैं, और टाइम ज्यादा मिल जाए तो परेशानी ज्यादा होती है। तो वो इधर उधर से बहुत सारी किताबों से पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें सिर्फ बुरी बात ये है कि अगर फर्ज कीजिए मैं आज एक बुक लिखूं एमसीक्यूज की टू हेल्प स्टूडेंट, और ऐसी बात है बिकेगी तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो जब मैं वो बुक लिखूंगा तो मैं मेरा कंसर्न क्या होगा, सिर्फ कराची बोर्ड के बच्चे खरीदें? मैं तो यही चाहूंगा जब एक दफा बुक लिख रहा हूँ तो ऐसी बुक हो जो सारे पाकिस्तान के बोर्ड के लिए चले, तो अब मैं उसमें सारे टॉपिक डाल दूंगा, तो उससे मेरा नेट तो बढ़ गया कि वो ऑल ओवर दी पाकिस्तान दिख सकती है। लेकिन मुसीबत ये हो गई कि अब जो कराची बोर्ड वाले ने वो किताब खरीदी तो उसमें वो क्वेश्चन भी शामिल है जो उसके सिलेबस में नहीं है। तो वो तो उनके भी और उन्हीं के पीछे ज्यादा परेशान इसलिए हो कि वो उसको आते नहीं होंगे, वो हमसे वही सवाल पूछेगा ना जो उसको नहीं आते होंगे, वो वही होंगे। तो अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। इसलिए हम खास तौर पर बार बार कहते हैं बुक इज योर सिलेबस, और ये ऑफिशियल बुक है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, तो इसमें अगर कोई चीज मौजूद नहीं है तो फील फ्री, वो नहीं आने वाली, इसमें है तो आएगी, सीधी सी बात है। तो अब पहला अटेम्प्ट अगर हम सबको याद हो तो वो था दो ब्रेनर स्ट्राइड कहलाता है। अब इसकी खास खास बातें सुनी है। एयर हमें याद हो जाए मतलब ठीक है, अब छिछोरेपन के सवाल आ जाते हैं, लेकिन ये कि बहरहाल एयर ना कभी आया है ना आने की चांसेस है, लेकिन एहतियातन बता रहे हैं। 1829 में डोब्रेनर जर्मन साइंटिस्ट था, इसने पेश किया ट्राइड। ट्राइड है ग्रुप ऑफ थ्री सिमिलर एलिमेंट्स। यानी सबसे पहले जिसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, उसमें एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था और हर ग्रुप ट्राइड कहलाता था। अब ये बताने के लिए कि तीन एलिमेंट कौन से होंगे जो ट्राइड में आएंगे, उसने लॉ ऑफ ट्राइड प्रपोज किया, और लॉ ऑफ ट्राइड के मुताबिक एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट is equal to arithmetic mean of other two elements। यानी इसके ख्याल में ऐसे तीन एलिमेंट्स को आप ट्राइड में रख सकते हैं जिसमें दरमियान वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के एवरेज या अरिथमेटिक मीन के बराबर हो। मीन, अरिथमेटिक मीन इज सिंपली एवरेज। तो इसका मतलब है अगर मेरे पास तीन एलिमेंट है ए बी सी, ये बनाते हैं ट्राइड, तो लॉ ये कहता है कि एटॉमिक मास ऑफ बी शुड बी द एवरेज ऑफ ए एंड सी। और ए एंड सी के एवरेज का मतलब है कि ए और सी को जमा करें, उनके एटॉमिक मासेस को, और 2 से डिवाइड कर दें। तो जो जो एलिमेंट इस कंडीशन पर पूरा उतर रहे हैं वो ट्राइड बनाएंगे, और ट्राइड बनाएंगे तो वो सिमिलर होंगे। गोया ये उनके सिमिलर होने की ट्रिक है।
कि अगर किसी के एटॉमिक मास ने ये लॉ फॉलो किया तो फिर उनकी प्रॉपर्टीज में हम खुद ब खुद सिमिलैरिटीज देखेंगे। पार्शली इसकी ये बात कामयाब हुई थी फॉर सम ऑफ द ट्राइड्स, लेकिन तमाम एलिमेंट्स ना तो ट्राइड बना सके और ना ही उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो सकी। तो ये चंद, और अगर प्रिसाइसली बात करूं तो 3 ट्राइड सिर्फ ऐसे निकले जो कि सही साबित हुए और आज तक हैं। तो बहरहाल वो एक महज तुक्का था, वरना लॉ ऑफ ट्राइड इज नॉट द लॉजिक। तो वो एग्जाम्पल्स अगर हम याद भी कर लें तो एक है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो the atomic mass of sodium should be the average of lithium and potassium। और चेक कर सकते हैं, लिथियम का एटॉमिक मास 7, पोटेशियम का 39, तो दिस becomes 23 which is the atomic mass of sodium। तो अब ये पहला ट्राइड था सक्सेसफुल। दूसरा ट्राइड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास का एवरेज, कैल्शियम 40, बेरियम 137, ये टोटल हो गया 177 डिवाइडेड बाय 2 which is 88.5। So दोनों में आपने ये बात देख ली कि yes, the atomic mass of the middle one is the average of the other two। Exact atomic mass is strontium का 88 है। So 88 और 88.5 में हमें कोई खास परेशानी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि ये ट्राइड सक्सेसफुल नहीं रहे और 3 से ज्यादा इनमें हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले। 2 आपके सामने हैं, और अगर हम थर्ड वाले पर भी बात कर लें तो दैट वाज फॉर हैलोजेंस। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। So the atomic mass of bromine is the average of chlorine and iodine। 35.5 क्लोरीन है, 126.9 आयोडीन है, डिवाइडेड बाय 2। एग्जैक्टली 81.2 आएगा। यहाँ मामला थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में गया है because the exact atomic mass of bromine is 80। लेकिन जिस जमाने में हम ये सब काम कर रहे थे उस जमाने में वैसे भी एटॉमिक मासेस काफी हद तक अप्रोक्सीमेटली थे, इसलिए ये कह दिया गया कि the atomic mass of bromine is approximately the average of chlorine and iodine। but the point was इन तीनों की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हद तक सिमिलर थी। तो ये वो 3 ट्राइड थे जो लॉ ऑफ ट्राइड को भी फॉलो कर रहे थे और इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर थी, और इतनी ज्यादा कि आज भी पीरियोडिक टेबल में ये सब तीनों के तीनों एक ही साथ रखे हुए हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अल्कली मेटल्स हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, और ये तीनों हैलोजेंस हैं। तो ये तुक्का था हमारा, और अंदाजा ये हो गया, इससे सिर्फ हमें ये फायदा हुआ कि ये अंदाजा हुआ कि यस, एलिमेंट्स में सिमिलैरिटीज हैं और एक जैसी खूबियों वाले एलिमेंट्स बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मौजूद हैं। हाँ, वो सिस्टमैटिक पैटर्न लॉ ऑफ ट्राइड पर बेस नहीं करता, वो कुछ और है, लेकिन है जरूर। तो इससे थोड़ी हिम्मत हुई और लोगों ने कोशिश की। द सेकंड अटेम्प्ट इज न्यूलैंड्स ऑक्टेव। इसके लिए हम 2 डेट्स मेंशन करते हैं। अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दीज डेट्स, एहतियातन बता रहा हूँ। 1864 से 1869 कि इसने पीरियोडिक टेबल 2 मरतबा प्रपोज किया था, एक दफा 1864 में और फिर एक दफा 1869 में, कुछ जरूरी करेक्शन करने के बाद। इसका खास जो मामला था वो ये रहा कि इसमें हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में बताया जो ना सिर्फ सही था बल्कि वही पीरियोडिक टेबल बनने की मेन लॉजिक बना है आज भी, और वो है द कैरेक्टर ऑफ पीरियोडिसिटी। उसी से लफ्ज पीरियोडिक टेबल निकला है। और ये क्या है, अगर कोई चीज एक खास इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती है
तो इस रिपीटिंग पैटर्न को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। हम फिजिक्स में पीरियोडिक मोशन पढ़ते हैं, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी मोशन को एक खास करे तो हम कहते हैं ये पीरियोडिक मोशन है। जैसे सर्कुलर मोशन इसकी पीरियोडिक मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जहां से शुरू होता है एक टाइम पीरियड गुजरने के बाद दोबारा घूमकर वहीं आ जाता है। तो इसी तरह अगर हमें ऐसा लगे कि एलिमेंट्स एक खास नंबर के गैप के बाद वैसी ही प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो ना सिर्फ ये कि न्यूलैंड ने इस बात को आइडेंटिफाई किया कि एलिमेंट्स में बहुत सिस्टमैटिक अंदाज की रिपीटिशन है, बल्कि उसने इसे म्यूजिक के साथ रिलेट किया, बिकॉज ये खुद म्यूजिशियन था। और म्यूजिक में जिस तरह पीरियोडिक नोट्स हैं, कहते हैं मौसीकी के 7 सुर हैं, तो वो जो 7 नोट्स हैं मौसीकी के, उसने वही एलिमेंट्स पर लगा दिए। उसने कहा जिस तरह म्यूजिक में 7 नोट्स होते हैं और हम 8th नोट नहीं बना सकते, बल्कि जब हम म्यूजिक डिस्प्ले करते हैं तो वही 7 अपने आप को रिपीट करते हैं। ऐसे ही एलिमेंट्स, बेशक उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन वो 7 टाइप्स के हैं और वही टाइप्स अपने आप को रिपीट करती रहती हैं। सो दैट वाज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव में लफ्ज ऑक्ट 8 को जाहिर करता है। तो इसकी लॉजिक है कि 7 एलिमेंट डिफरेंट हैं और 8वां एलिमेंट वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो पहले ने की थी। 9th एलिमेंट वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो दूसरे ने की थी। तो एवरी 8th विल रिपीट इट प्रॉपर्टी। दैट्स व्हाई ये ऑक्ट का नंबर इसीलिए आया है। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव every 8 element repeat its properties like an octave in music. म्यूजिक के ऑक्टेव की तरह हर 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करेगा, मगर ये कैसे तय होगा कि कौन पहला एलिमेंट है और कौन दूसरा एलिमेंट है और कौन 8वां एलिमेंट है? तो इसके लिए उन्होंने फिर बेस बनाया एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को। यहाँ एक अहम तरीन बात यही आ रही है कि ये जितने भी नाकाम अटेम्प्ट्स हैं, इनकी कॉमन मिस्टेक जो होगी वो ये होगी कि दे ऑल ट्राई टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास, एंड द रीजन वाज दे हैव नो अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल। एक्चुअल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई होना था एटॉमिक नंबर से, मगर एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ है 1913 में। और आपस की बात यह है कि उससे पहले ही हमने ऑलमोस्ट सारा टेबल बना लिया था, हालांकि अभी तक हमारा एटॉमिक नंबर ही नहीं आया था। तो ये जहानत ये है, क्योंकि नंबर आने के बाद तो मामला इतना आसान हो गया था कि मेरे और आप जैसे भी लोग बना लेते हैं, तो वो मसला ही नहीं था। तो उससे पहले ही काफी कुछ हमने अपनी अकल से कर लिया था। तो ये वही काम चल रहा है। एटॉमिक मास पर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिपेंड नहीं करती है, लेकिन फिर भी हमने पैटर्न्स ढूंढकर काफी हद तक मामले को संभाल लिया था। तो पहले वाले ने एटॉमिक मास ही की बेस पर ट्रायड बनाए थे, और अब इसने भी यही कहा कि यू हैव टू अरेंज द अवेलेबल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। दो प्रॉब्लम्स थे इनको। पहला प्रॉब्लम एटॉमिक मास अवेलेबल नहीं था, एटॉमिक नंबर अवेलेबल नहीं था, और दूसरा सारे एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। ये और एक बड़ा इशू था, जिसकी वजह से जब आप एलिमेंट्स को सिस्टमैटिकली क्लासिफाई कर रहे हैं, सारे मेंबर मौजूद नहीं है, उससे भी प्रॉब्लम आ रही है। तो डोब्रेनर के जमाने में 26 एलिमेंट्स थे, न्यूलैंड के जमाने में 49 एलिमेंट्स हो चुके थे। अब ये 49 में उसने कहा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, और उसके जमाने के हिसाब से द सेकंड वन वाज लिथियम। हीलियम डिस्कवर नहीं हुआ था, वाज लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19। अब अगर आप नोट करें तो ये जो मैंने पहले 7 एलिमेंट्स लिखे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 7 हो गए। तो उसके हिसाब से दे आर बिहेविंग जस्ट लाइक द म्यूजिकल ऑक्टेव। जैसे म्यूजिक के 7 सुर हैं, ये एलिमेंट के 7 सुर हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इन सातों की खूबियां एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं। लेकिन जैसे ही 7 हुआ, अब जो एटॉमिक मास के लिहाज से 8वां एलिमेंट है वो है फ्लोरीन।
फ्लोरीन की खूबियां बिल्कुल वैसी हैं जैसी पहले वाले की हैं। फ्लोरीन के बाद आया सोडियम, सोडियम की खूबियां बिल्कुल वैसी हैं जैसी लिथियम की हैं। उसके बाद आया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की खूबियां वैसी हैं जैसी बेरिलियम की हैं। फिर एल्यूमिनियम बोरॉन की तरह है, सिलिकॉन कार्बन की तरह है, फास्फोरस नाइट्रोजन की तरह है और सल्फर ऑक्सीजन की तरह है। जो चीज कैचिंग थी, आई कैचिंग थी इसके टेबल में, वो यही पहले 14 एलिमेंट थे, एग्जैक्टली मैच। तो फर्स्ट 7 आर एग्जैक्टली मैच विद द नेक्स्ट 7। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस बना उस जमाने के हिसाब से कि यस, ऑक्टेव वर्क्स, वाकई ऐसा हो रहा है। लेकिन एक्चुअल बात फिर यहाँ पर ये आ गई कि एक हिस्सा कामयाब था और सब नहीं थे। 49 में से इसने 35 तकरीबन 5 रॉस बना दी थी और उनको अरेंज किया था इसने, लेकिन सबको तो कर भी नहीं सका था। उसमें भी यहाँ तक और इससे थोड़ा आगे क्लोरीन परफेक्ट मैच, पोटेशियम ये भी बेहतरीन और कैल्शियम, ये 17 एलिमेंट तक बात बेहतर थी। मगर इसके बाद जिन एलिमेंट्स को रखा गया था दे वर नॉट सिमिलर टू द अबव वन, तो यहाँ से गड़बड़ हो गई थी। तो एक तो 36 एलिमेंट्स अरेंज किए थे, उसमें से भी पहले 17 तक बात सही थी, आखिरी 19 एलिमेंट्स में बात सही नहीं थी और 13 तो उससे अरेंज भी नहीं हुए। तो ओवरऑल बहुत अच्छी पिक्चर नहीं बनी, जिसकी वजह से ये क्रिटिसिज्म का शिकार हुआ। मगर जो बात इसकी आगे तक सही निकली वो ये थी कि यस, एलिमेंट्स में पीरियोडिक कैरेक्टर है और यही वजह है कि इसने अपनी क्लासिफिकेशन का नाम पीरियोडिक टेबल रखा था और वो नाम आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। तो पीरियोडिक जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल सही था। सर पुराने जमाने में अगर पीरियोडिक टेबल लिखे तो क्या इस्तेमाल करते थे एलिमेंट्स को? टिश्यू पेपर। अगर उनके पास कोई चीज होती तो वो टेबल क्यों बनाते, वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। ऐसी बस किताब की इंसाइक्लोपीडिया लिखा जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप 1800 में होते, ईयर 1800 में होते, तो उस वक्त हम सिर्फ 7 एलिमेंट्स को जानते थे, ओनली 7। तो जब 7 एलिमेंट डिस्कवर हुए तो फर्स्ट कर लें उस वक्त कोई मेरे जैसा आदमी पढ़ाने बैठेगा तो वो क्या कहेगा, अब इनऑर्गेनिक 7 एलिमेंट्स की केमिस्ट्री है, हम सबको अलग अलग पढ़ेंगे। देयर वाज नो क्लासिफिकेशन। डोब्रेनर के जमाने में पहुंचे तो 26 हो गए, तो अब उन्हें एहसास हुआ कि हम अपने बच्चों को 26 एलिमेंट्स अलग अलग करके पढ़ाएंगे तो ये बहुत हेक्टिक है, उन्हें तो नाम याद नहीं होंगे इसके, तो वी नीड टू क्लासिफाई देम। तो उन्होंने ये कोशिशें शुरू की, लेकिन जाहिर सी बात है वो तब उसे फॉलो करेंगे ना जब वो कोशिश सही निकलेगी। तो वो काफी रैंडम तरीके से उस जमाने में पढ़ाया जाता था बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जब तक सही टेबल नहीं बना था उस जमाने के लोगों को इनऑर्गेनिक पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, जब भी तो टेबल के पीछे भाग रहे थे कि हमें मिल जाए। तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, मजबूरी ये होती थी कि वो हर एलिमेंट को अलग अलग पढ़े। बस ये थोड़ा सा फायदा था कि इन एलिमेंट्स के बारे में मालूमात भी तो बहुत ही कम थी, इसलिए अगर हमें अलग अलग भी पढ़ना पड़ता था तो बेशतर एलिमेंट तो सिर्फ ऐसे थे कि जिसका सिर्फ नाम ही पता था, तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी भी नहीं। ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू। तीसरे नंबर पर एक तरह माठा किस्म का काम हुआ। न्यूलैंड ने आइडिया हमें दे दिया पीरियोडिसिटी का, और अब इसी को पुट फॉरवर्ड करके बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी कोशिश की थी, जिसमें दो मेजर 1869 में हुए, वन फ्रॉम जर्मन साइंटिस्ट लॉथर मेयर and other from Russian Mendeleev। इन दोनों ने बेसिक आइडिया पुट किया यहाँ से न्यूलैंड से, दैट इज द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक, और उसे अपने अपने तरीके पर प्रेजेंट किया। यानी उन्हें ये एहसास हो गया कि रॉन्ग लॉ ऑफ ऑक्टेव है, एलिमेंट्स इतने सिंपल नहीं है कि म्यूजिक के साथ सुरों को फॉलो कर रहे हैं, तो उनका पीरियोडिक कैरेक्टर काफी कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर अब हमारे जहन में पीरियोडिक टेबल है तो पढ़ चुके हैं ना, तो हमें एहसास होगा ये 7 का खेल नहीं था, इट वाज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। था पीरियोडिक, तो कोई शक नहीं, और बड़ा जबरदस्त पीरियोडिक है, लेकिन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कम से कम इन लोगों की सोच से जो सिर्फ म्यूजिक के 7 नोट्स पर ही काम चला रहे थे। लॉथर मेयर ने काम जो किया वो काम इस लिहाज से इंटेलेक्चुअल था कि शायद उस जमाने की इंफॉर्मेशन में इससे बेहतर काम नहीं हो सकता था। उसने कहा ये जज करना है वाकई एलिमेंट्स पीरियोडिक हैं या नहीं और एटॉमिक मास को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, तो उसने ग्राफ्स बनाए, which is one of the best way of comparing the two characteristics of science to each other। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि एक चीज दूसरे पे डिपेंड करती है या नहीं करती है, तो बेहतर तरीका ही यही है
कि दोनों की वैल्यूज का ग्राफ बनाया जाए। तो अब चेक करना था कि एटॉमिक मास और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में कोई लिंक है भी कि नहीं है। तो उसका तरीका ये था ग्राफ बनाइए, और फिर ग्राफ के जो शेप्स आते हैं उन शेप्स की बेस पर हम ये प्रेडिक्ट करें कि इनके दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, पीरियोडिक है। तो अब ये जो सिंपल ग्राफ्स हैं ये तो हमारे जहनों में है ना। अगर स्ट्रेट लाइन आ जाती है स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन तो ये चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कर्व आ जाती है हाइपरबोलिक तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर दो चीजें एक दूसरे से पीरियोडिक हैं तो फिर वेव की तरह ग्राफ आता है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उन सब का ग्राफ वेव की सूरत में आता है, या दे आर ऑल पीरियोडिक। तो ये सब उनके ध्यान में है। जब लॉथरमेयर ने ऐसा काम किया था तो इसके काम के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लॉथरमेयर कर्व। कि इसने ग्राफ प्लॉट किए और मिसाल के तौर पर एटॉमिक मास लिया एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कोई भी प्रॉपर्टी ले ली। मिसाल के तौर पर ऑप्शंस में एक है मेल्टिंग पॉइंट। तो उसके बाद इसने नोटिस किया कि यस वी हैव ए पैटर्न जिसको आप पीरियोडिक पैटर्न कह सकते हैं, बट इट्स अ वेरी इरेगुलर पीरियोडिक पैटर्न। एक रेगुलर पीरियोडिक फंक्शन परफेक्ट वेव होती है, यहाँ फ्लक्चुएशंस मिल रही हैं कि वैल्यू पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। दिस इज रिपीटिंग पैटर्न बट इन अ वेरी इरेगुलर मैनर। हर दफा ये जितना ऊपर जा रही है और जितना नीचे आ रही है इट इज नॉट सिमिलर टू द नेक्स्ट कर्व। तो बहुत रैंडम तरीके से ये रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से लॉथरमेयर का ख्याल ये था कि एलिमेंट्स पीरियोडिक हैं but they are not following any particular pattern। तो ये irregular repetition है। That's why इसने अपने क्लासिफिकेशन के लिए कोई लॉ प्रपोज नहीं किया। इसने कहा ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ हम रैंडमली एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं कि जो जिससे सिमिलर मिल रहा है वो कर दें, काम चला लें, लेकिन कोई परफेक्ट मैच नहीं आएगा, विच इज ऑल रॉन्ग। लेकिन इसके काम का तस्करा सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि इसने ये जो ग्राफ बनवाए थे ये आज भी एलिमेंट्स के पीरियोडिक पैटर्न को समझने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। बस फर्क ये हो गया है कि लॉथरमेयर ने एटॉमिक मास के साथ बनाए थे, हम आज जब एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करते हैं तो हम एटॉमिक नंबर के साथ बनाते हैं। शेप ऐसा ही मिलता है लेकिन उससे काफी हद तक सिस्टमैटिक स्टडी में हेल्प मिलती है। तो ये आइडिया चूंकि हम आज भी फॉलो करते हैं इसलिए हम लॉथरमेयर का सबसे छोटा तस्करा हमने किया है। आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि ही प्लॉटेड, क्योंकि इसने कोई लॉ तो प्रपोज किया नहीं, ही प्लॉटेड ग्राफ्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर। सॉरी नॉट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। अब जितना छोटा तस्करा इसका है उतना ही बड़ा मामला मेंडलीफ का है। तो अब यहां तक हम अगर अपने तौर पर बात करें तो ये पहले 3 अटेम्प्ट्स को हम प्योर हिस्ट्री कहते हैं, यानी जिससे एक्चुअल पीरियोडिक टेबल में कोई खास सपोर्ट नहीं मिली सिवाय इसके कि हम न्यूलैंड को ये क्रेडिट दे दें कि उसने आइडिया ऑफ पीरियोडिसिटी दिया। लेकिन मेजर काम मेंडलीफ ने किया जो कि ऑल्दो गलत था, और गलती बेसिकली ये थी कि वो एटॉमिक मास पर बेस करता था, लेकिन उसने काफी हद तक टेबल को वैसा ही बना दिया जैसा वो आज हमारे पास मौजूद है। सो मेंडलीफ के टेबल की बातें कंपैरेटिवली ज्यादा हैं और ये बेस कर रही हैं एक लॉ पर जो कहलाता है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, जिसके मुताबिक प्रॉपर्टीज of elements are periodic function
of their atomic number, atomic mass। तो इसने बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट ये दिया कि इसने कहा एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब होता है डिपेंड करना, यानी एलिमेंट्स की खूबियां उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। और कैसे डिपेंड करती हैं? पीरियोडिकली, यानी जब आप एटॉमिक मास बढ़ाते हैं तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में रिपीटिंग पैटर्न आता है। न्यूलैंड ने क्या कहा था? अगर आप एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखेंगे तो हर 7 एलिमेंट्स के बाद एलिमेंट रिपीट्स होंगे। दोनों में फर्क क्या हुआ? सिर्फ म्यूजिक का। इसने ये बेवकूफी नहीं की कि ये कंडीशन लगा दे कि हर 7 के बाद एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं या कोई और नंबर बना दे। इसको अंदाजा हो गया कि रिपीटिंग पैटर्न फिक्स नंबर के बाद नहीं है। कुछ एलिमेंट 7 के बाद रिपीट हो जाते हैं, सो 8 इज सिमिलर। कुछ में ये नंबर ज्यादा या कम हो जाता है। तो ये जो रिपीटिंग नंबर है कि कितने एलिमेंट्स के बाद एलिमेंट्स अपने आप को रिपीट करेंगे, ये फिक्स नहीं है। इसलिए इसने उसको नहीं पॉइंट आउट किया और कहा कि यस दे आर पीरियोडिक, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि आप कितने एलिमेंट्स के बाद हम एलिमेंट्स को रिपीट करेंगे। तो इसने कुछ बोल्ड डिसीजन लिए जो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। इसने अपने टेबल में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो आगे चलकर बिल्कुल सही निकले। तो तुक्के इसके थे बहरहाल, लेकिन वो बहुत शानदार निकले। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की सिर्फ हमें बातें याद करनी होंगी और फिर इसकी खराबियां, एंड देन मूव टू दिस न्यू टेबल विच इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा जो अब नेक्स्ट प्लान होगा, हम अगली क्लास में मेरे ख्याल में 5 से 10 मिनट इस बात पे लगा देंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव टेबल एंड देयर ड्रॉबैक्स। और फिर हम चैप्टर 3 ऑफ फर्स्ट ईयर को इस तरह शुरू करेंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उससे रेलेवेंट बातें पूरी तफसील से करेंगे, क्योंकि इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा था। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का रिवीजन नहीं करेंगे, बल्कि इस कॉन्फ़िगरेशन में ये जो SPDF शेल्स आ रहे हैं, इनका क्या मतलब है। इससे एक टॉपिक निकला था क्वांटम नंबर्स, उसका क्या मतलब है, और सारे रूल्स पढ़ेंगे ताकि वो टॉपिक भी पूरा कवर हो और फिर हमें पीरियोडिक टेबल को बेहतर टॉपिक समझने में मदद मिले। ठीक है, तो इस तरह हम एक तरह से दोनों टॉपिक्स इंटीग्रेट करेंगे और फिर उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो एक हमारा तरीका ये भी होगा कि अगर हम एक सिग्निफिकेंट पार्ट पढ़ चुके होंगे तो फिर कोशिश ये करेंगे कि क्लास में उसी टॉपिक से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस देकर मिलकर करने की कोशिश करें। ठीक है ना, साथ साथ ये तैयारी। थैंक यू।